गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ हमने 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी से आगे बढ़ते हुए देखेंगे आज चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां हर देश का सर्वे करती हैं। वो ये सर्वे कई प्रकार से होते हैं, एजुकेशन लेवल को लेकर, हेल्थ लेवल को लेकर, ठीक है, पर कैपिटा इनकम को लेकर, नेशनल इनकम को लेकर, एंड डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं डेवलपमेंट के मेजरमेंट के। तो ये चैप्टर जब आपको एक्सप्लेन किया गया होगा तो आपको डेवलपमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। आज हम सिर्फ इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, देखेंगे आप, मैं यहाँ पर मेंशन भी करता जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइन बाय, कि एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। पहला है इट्स पर कैपिटा इनकम, सेकेंड इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, थर्ड हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डिटरमाइन होती हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, यहीं पर मेंशन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया, कि ऐसी कौन सी इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसका सिंपल सा आंसर है श्रीलंका। आप श्रीलंका देख लेंगे इस पर। चलिए, थर्ड नंबर पर है एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। ये एजम्पशन की बात कर रहा है कि 4 फैमिलीज एक कंट्री के अंदर। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज रुपीज 5000, और हर फैमिली की पर कैपिटा इनकम 5000 है। इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज 4000, 7000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इनकम ऑफ 4th फैमिली। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज किया है। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैसे यूज किया है कि यहाँ पर 4 कंट्रीज के पर कैपिटा इनकम की बात की है। तो जब 4 कंट्रीज के पर कैपिटा इनकम की बात हम करते हैं तो पर्टिकुलर हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले टोटल यदि आप देखें तो टोटल जो इनकम हो जाएगी 5000 इंटू 4 इक्वल्स टू 20,000। ये तो चारों कंट्रीज की टोटल इनकम हो जाएगी 20,000। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें कि चौथी कंट्री, 3 कंट्रीज का इनकम आपको दे के रखा है 4000, 7000 एंड 3000, तो 4000 प्लस 7000 प्लस 3000, ठीक है, तो इन सब का टोटल कितना हुआ 14,000। हमको लाना कितना है 20,000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें हम कितना जोड़ दें कि 20,000 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6,000 रुपीज द इनकम ऑफ 4th फैमिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया है जहां पर लिखा है कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियन इफ एनी। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि वो कौन कौन से मेन क्राइटेरिया है जो वर्ल्ड बैंक यूज करता है डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। तो देखेंगे यहां पर आंसर मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। आप देखें कि वर्ल्ड बैंक यूज्ड पर कैपिटा इनकम टू क्लासिफाई डिफरेंट कंट्रीज की वर्ल्ड बैंक जो है जब किसी भी कंट्रीज को क्लासिफाई करता है तो उसकी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर करता है कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी उसको वो ज़्यादा डेवलप्ड मानता है। द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है कि कंट्री के टोटल इनकम में से कंट्री के पॉपुलेशन को यदि डिवाइड कर दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगी। For the year 2017, the countries with per capita income of US $12,056 per annum were declared rich countries। देखिए 2017 के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम एनुअल यदि देखें एनम, यदि $12,056 है तो वो एक रिच कंट्री पर आएगा। लेकिन वहीं पर इन्होंने कहा कि यदि कंट्री की पर कैपिटा इनकम यदि एनम देखें और वो $955 यदि है तो वो कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज पर आएंगी। आगे क्वेश्चन में लिमिटेशन की बात की है तो लिमिटेशन देखेंगे इसकी कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी। तो फर्स्ट नंबर पर है अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट,
हेल्थ केयर आर इग्नोर्ड वाइल क्लासिफाइंग द कंट्रीज की वर्ल्ड बैंक जब इन कंट्रीज को क्लासिफाई करता है तो और भी जो अदर फैक्टर्स हैं लाइक इन्फेंट मॉर्टेलिटी, लिटरेसी रेट यानी शिक्षा का स्तर, मृत्यु दर, और फिर साथ में इन्होंने कहा कि हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। सेकेंड नंबर पर है इंफॉर्मेशन अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट मेंशन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अब देखिए कि पर कैपिटा इनकम एंड टोटल इनकम में डिफरेंस होता है कि जब हमने 4 कंट्रीज की बात की थी तो हमने यदि एवरेज इनकम निकाला उनका तो 5000 है, तो हो सकता है किसी कंट्री की इनकम 1000 ही हो। तो यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। थर्ड नंबर पर है द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कैन नॉट डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि इनके थ्रू देखें कि जो कंट्री की इकोनॉमी है, ठीक है, वो क्या है, इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इनको पर कैपिटा इनकम से फर्क पड़ता है। तो कंट्री की इकोनॉमी इनके लिए कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी इनकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आप लिखा है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, कि अब यहाँ पर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है कि ये भी एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो भी कंट्रीज को क्लासिफाई करने का काम करती है, ठीक है। तो इसके क्या बेसिस हो सकते हैं डेवलपमेंट के, तो ये और ये वर्ल्ड बैंक से कैसे अलग है। तो आंसर देखेंगे, आप लिखा है कि द क्राइटेरियन यूज्ड बाय UNDP is different from the one used by the World Bank because UNDP compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income। कि जब हम बात करते हैं UNDP की, तो देखिए फुल फॉर्म तो आप याद रखें, जो भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है उनके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो कंट्रीज को क्लासिफाई करता है तो वो डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया का यूज करता है जो वर्ल्ड बैंक नहीं करता। लाइक क्या क्या अपन ने पढ़ा अभी कि पीपल की हेल्थ केयर, उनका एजुकेशन लेवल, उनका पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें यूएनडीपी के द्वारा कैलकुलेट की जाती हैं। थर्ड, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द मेथड यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध, विरोधाभास, कि वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया यूज करता है उससे टोटल अलग है। एंड नाउ बिकॉज द वर्ल्ड बैंक ओनली कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, की वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 6 की व्हाई डू वी यूज एवरेजेस, आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज, इलस्ट्रेट विथ योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। अब देखिए एवरेजेस को क्यों काउंट किया जाता है या एवरेज इनकम क्यों निकाला जाता है, ये क्वेश्चन है। आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज, या कोई इनकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप आंसर देखिए, मैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ हूँ, ठीक है। यदि आपको आंसर लिखना हो तो वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आंसर लिखा है कि डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन। अब देखिए एवरेजेस का क्या मतलब है कि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है। मान के चलिए भाई एक कंट्री की पॉपुलेशन यदि 5 व्यक्ति हैं, ठीक, और किसी कंट्री की 100 है, तो 100 कंट्रीज में यदि बंदा 1-1 रुपए भी कमा रहा है तो 100 रुपए कमाएगा, लेकिन जिसकी पॉपुलेशन 5 है और वो 10-10 रुपए भी कमा रहे हैं तो 50 रुपए ही कमाएंगे। अब हम टोटल इनकम पे देखें तो भैया 100 रुपए कमाने वाली कंट्री तो ज़्यादा डेवलप्ड कहलाएगी, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन भी तो देखिए आप कि वहाँ पर 100 लोग हैं मिलकर 100 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी कंट्री जिसका एग्जांपल मैंने दिया कि जहाँ 5 लोग हैं और वो 5 लोग ही 50 रुपए कमा रहे हैं, यानी यहाँ पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा हुई, जो जिसकी पॉपुलेशन कम है। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि एवरेजेस का क्या यूटिलाइजेशन है कि डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन, सो कैलकुलेटिंग द एवरेज हेल्प इन गेटिंग एन एस्टिमेटेड आंसर विच can be used to compare different things at different level. There are limitations of calculating averages because we cannot know the differences in the income of the people and the unfair distribution of income in a country of state की different population, हर कंट्री की different population होती है, इसलिए different criteria यूज किया जाना चाहिए। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे नीचे में एग्जाम्पल समझा देता हूँ इसका कि एग्जाम्पल क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप, जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ 2 कंट्रीज ए एंड बी, यहाँ पर 2 कंट्रीज ए एंड बी का एग्जाम्पल लिया है विथ 5 पीपल ईच, दोनों में 5 पीपल है। द सैलरी ऑफ 5 पीपल इन कंट्री ए, अब कंट्री ए के 5 लोगों की सैलरी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, 23,000, 22,000, 23,500, 28,000 एंड 25,000, ठीक है। ये पांचों लोगों की अलग अलग इनकम है, लेकिन अब बात करते हैं एंड द इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री बी ₹1,50,000 की, एक ही व्यक्ति वहां पर 1,50,000 कमा रहा है,
दूसरा सेकेंड लिखा है यहाँ पर 22,000, थर्ड लिखा है 50,000, फोर्थ लिखा है 4,000 और फिफ्थ लिखा है 2,500। अब देखेंगे यहाँ की पर कैपिटा इनकम की यदि हम बात करें, देखेंगे दोनों की कंट्री की पॉपुलेशन को सेम बताया है, लेकिन यदि हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो देखेंगे पर कैपिटा इनकम, द एवरेज इनकम ही पर कैपिटा इनकम है। कंट्री ए विल बी 24,300 एंड दैट ऑफ कंट्री बी इज ₹45,700। इसको देखकर आप क्या कह सकते हैं कि भैया कंट्री बी ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। लेकिन अब वहीं पर ये मेंशन करने की कोशिश की है भैया कि कंट्री बी में आप देखिए कि किस तरीके से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो दूसरा बहुत कम कमा रहा है। तो पर कैपिटा इनकम जब हम निकालते हैं, एवरेजेस जब निकालते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि भैया हम पर्टिकुलर व्यक्ति की इनकम हम नहीं निकाल पाते हैं। ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के अंतर्गत आ जाता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ए विल बी 24,000 एंड कंट्री बी 45,700। दिस प्रूव्स दैट द एवरेज ऑफ कंट्री बी इज हायर देन दैट ऑफ कंट्री ए, yet there is a disparity in the income distribution of country B and the income is evenly distribution of country A। और ये बोला यहाँ पर कि यदि हम एक नॉर्मल तरीके से देखें तो कंट्री ए के जो लोग हैं ज़्यादातर एकदम एक फिक्स अमाउंट के इधर उधर कमा रहे हैं, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000। ठीक है, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सभी लोगों का इक्वल है, लेकिन कंट्री बी में कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो कुछ लोगों का बहुत खराब है। इसको हम एकदम फिक्स डेवलपमेंट नहीं मान सकते हैं। इसके बाद मैंने मेंशन किया क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आप देखेंगे कि व्हाई इज द इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप समझिए सस्टेन करना, चीज़ों को लिमिट में यूज़ करना। भाई मान के चलिए मैंने आपको एक बाल्टी पानी दिया है और मैंने बोला है भैया कि इसमें से आपको नहाना भी है, थोड़े पानी से आपको खाना भी बनाना है, पानी पीना भी है। ठीक है, मतलब आपको सस्टेन करना है। एक दिन के लिए मैंने आपको एक बाल्टी पानी दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको 5 मिनट में खत्म कर दें, चाहे तो उसको 24 घंटे में यूज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, कि हम रिसोर्सेज को सस्टेन करें, आगे के लिए बचा के रखें। ठीक है, तो देखेंगे आंसर लिखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्स इन अ मैनर सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन हम बहुत अच्छी तरीके से करें ताकि प्रेजेंट के साथ साथ हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का यूज बहुत अच्छी तरीके से कर सके। ये नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज है और हमने उसका बेतहाशा यूज किया और उसको जल्दी खत्म कर दिया, ये सस्टेनेबल नहीं आएगा। अब द नेक्स्ट लिखा है कि द इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज इफ द नेचुरल रिसोर्स आर नॉट यूज्ड केयरफुली दे मे नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि यदि सस्टेनेबल नहीं किया हमने, नेचुरल रिसोर्स का यूज केयरफुली नहीं किया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है। कुछ रिन्यूएबल है तो लाखों साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं उनको बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द डिप्लेटिंग रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री में अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि जो डेप्लेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, यानी रिसोर्सेज की जो कमी आ रही है, ठीक है, जो रिसोर्सेज की कमी आ रही है तो वो कंट्री के लैक ऑफ डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है कि भैया आपकी कंट्री लैक ऑफ डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, यानी आपकी कंट्री अब विकास करने के कगार पर नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि रिसोर्सेज को बचाकर यूज किया जाए तो जो फ्यूचर जनरेशन जो होगी उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उसके लिए रिसोर्सेज सेव रहेंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा ये है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़िए आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ।